गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो है वो ट्वेल्थ का जो बिजनेस स्टडीज़ है जो सीबीएसई बोर्ड के लिए और ट्वेल्थ जो आईएससी जो कॉमर्स के लिए है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा चैप्टर है भाई? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों का एग्जाम जो है वो 60% जो आपका क्वेश्चंस है वो एक तरीके से केस बेस्ड स्टडीज आता है। तो आप लोगों को ध्यान देके जरूर चलना होगा, ठीक है? केस बेस्ड स्टडीज इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दोनों बोर्ड के लिए, चाहे वो आईएससी के लिए हो चाहे वो सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए ये चैप्टर अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? हम लोग दो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। एक हेनरी फियोल के बारे में कि हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल दिया था और एक एफ डब्ल्यू टेलर। तो दोनों जो प्रिंसिपल है, एफ डब्ल्यू टेलर ने 7 प्रिंसिपल और इन्होंने जो हेनरी फियोल ने उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। तो आज 14 प्रिंसिपल को हम लोग डिस्कस करेंगे और जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 5, ठीक है? 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है या फिर टाइप्स होता है, बोल सकते हैं हम लोग। POSDC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है? तो ये 5 मैनेजमेंट होते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके तहत पूरी मैनेजमेंट की टीम जो होती है वो इसको हैंडल करके चलती है। जिसे बोलते हैं ना हम लोग भाई, ये कंपनी को मैनेज कौन करती है? तो कंपनी को मैनेज कौन करती है? मैनेजमेंट की टीम करती है, ठीक है? तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्लाइड होगा वो आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो पहला नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मतलब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए या फिर उसका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है, मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर कोई भी कंपनी के लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल, किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी फियोल के बारे में। मतलब ये दोनों जो होगा, फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 है, ठीक है? उसके बाद हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया? एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया, एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया, ठीक है? तो इसको भी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये 4 टॉपिक है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चारों टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला जो आते हैं, हम लोग आते हैं कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ब्रॉड टर्म है, अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है और एक जनरल गाइडलाइन देता है कोई भी डिसीजन को लेने में। मतलब कोई भी अगर बिजनेस डिसीजन लिया जा रहा है तो वो ज्यादातर किसके द्वारा लिया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है, क्लियर? और यहाँ पर उसके बिहेवियर के बारे में भी बताता है कि किस तरीके का जो बिहेवियर है वो एक तरीके से रखता है कोई भी। तो अगर बिहेवियर बोला जाए कि अगर एक कंपनी का बिहेवियर अच्छा होगा तो उसकी मैनेजमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगी और वो अपनी मैनेजमेंट को कैसे ठीक कर सकता है? एक्शन लेके और डिसीजन लेके। तो दो तरीके का जो है वो चीजें ली जाती है वहां पर, एक्शन और डिसीजन, किसके द्वारा? मैनेजर्स के द्वारा, जो मैनेजमेंट को पूरी तरीके से देखते हैं, क्लियर? मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का जो आर्ट है, जैसे हम लोग बोलते हैं पेंटिंग एक आर्ट है, सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट एक आर्ट है कि किस तरीके से आप अपना काम या आप अपने कंपनी का जो काम है वो दूसरों से कराएं, अदर्स से कराएं। तो वो एक तरीके का आर्ट है। वैसे मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस दोनों बोला गया है, आर्ट और साइंस, आर्ट एंड साइंस मैनेजमेंट दोनों बोला गया। क्योंकि आर्ट क्यों? क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होता है, और साइंस क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीजें होती है उसको आपको करनी पड़ती है, तब आपका कोई जो प्रोडक्ट है वो डेवलप हो पाता है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वेन एवर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स आर यूज्ड। ये चीज इसमें भी रिक्वायर होता है कि मैनेजमेंट ह्यूमन को कैसे चला रहा है और जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी किस तरीके से चला रहा है। तो दोनों चीजों से डेवलप होता है, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। तो कोई भी अगर कंपनी आगे बढ़ रहा है तो वो ऑब्जर्व करती है अपनी कंपनी को किस तरीके से वो बढ़ रही है, और साथ में अलग अलग चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट भी करती हैं ताकि उसके बिजनेस में कोई भी कमी ना रह जाए। सो मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म अ इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, टू अचीव अ गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर गोल अचीव करना है, ठीक है, या फिर जो आपने प्लानिंग करी है वो अचीव करनी है, तो एक तरीके से आपको अपनी मैनेजमेंट को चुस्त और तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तभी आप कोई चीज गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल को। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि नेचर कैसा होना चाहिए। तो नेचर जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो क्या होता है कि ये जो मैनेजमेंट दिया गया है हेनरी फियोल के द्वारा या फिर एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा,
वो चीज़ सब कंपनी पर लागू होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक कंपनी उसको लेके चलेगी तो वो अच्छा करेगी, या ऐसे टाइप की कंपनी होगी तो अच्छा करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कि ऐसा एप्लीकेशन जो हर एक कंपनी, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, सारे सारे जो कंपनीज हैं वो इसका परफॉर्म या इसका प्रिंसिपल का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा हो गया फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट को जो बनाया जाता है वो प्रैक्टिस से बनाया जाता है और एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग चीज़ों का एक्सपेरिमेंटेशन करके वो एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप फिक्स हो गया कि मतलब आपने कुछ एक मैनेजमेंट में कोई रूल लाया और वो फिक्स कर दिया, वो चेंज होते रहता है सिचुएशन वाइज में, तो वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट क्यों है भाई, कि कोई जैसे मान लो कि कोई अगर रूल्स बन रहे हैं, ठीक है, कोई रूल्स बन रहे हैं अगर कोई कंपनी में, तो वो एक तरीके से वो किसी कारण से ही बन रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट क्या होगा, तो वो सब सारी चीज़ों को भी हम लोग साथ में देखते हैं। कॉन्टिंजेंट फंक्शन है, ये क्या है कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट का मतलब है कि दिस प्रिंसिपल आर डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या जरूरत है। मतलब मान लो कि आज के जैसे कोविड वाले सिचुएशन में सारी कंपनीज जो थी वो एक तरीके से ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन चली गई, मतलब सारा जो काम है वो होम घर से ही हो रहा था, है कि नहीं। तो एक तरीके से वो चीज़ जो था वो एक अपने आप में ही उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो जरूरत था, तो उस तरीके से उसने अडेप्ट करा, मतलब कंपनी ने अडेप्ट करा। तो अगर हर एक कंडीशन को अगर कंपनी अडेप्ट करके चल रही है तो उसको कॉन्टिंजेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म जो था वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, कि आखिरकार मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, या किसी भी कंपनी के लिए जो मैनेजमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मैनेजर को एक यूजफुल इंसाइट इनटू अ रियलिटी, कि जो मैनेजर सोच रहा होता है, मैनेजमेंट सोच रहा होता है कि भाई हम जो है वो हम किस तरीके से, मान लो कि हम ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनाएंगे, तो वो चीज़ उसने सोचा, अब उसको जब करेगा तो वो किसके थ्रू करेगा, मैनेजमेंट के थ्रू करेगा, और उसको रियलिटी में बदलने का जो काम होता है वो मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो पाए, रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, रिसोर्सेज एक इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो, इसलिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है मैनेजमेंट का, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंटिफिक डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन लें वो प्रैक्टिकल डिसीजन लें, साइंटिफिक डिसीजन लें, उसके लिए जो मैनेजमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ होगा मीटिंग अ चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, और इसमें क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट आ रहा है, चाहे आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, चाहे आपका इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, दोनों में जो परिवर्तन आ रहा है या दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने के लिए या उसको सही तरीके से एनालाइज करने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। फिफ्थ नंबर में फुलफिलिंग अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब समाज के लिए भी कोई भी अगर बिजनेस कर रहा होता है तो उसको समाज के लिए भी सोचना पड़ता है कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, है कि नहीं, नौकरी प्रोवाइड करें, या फिर अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, ताकि जो है हमारा जो कंपनी है वो सही तरीके से आगे बढ़ पाए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट, क्योंकि ये सब सारा जो काम होता है वो कौन देखता है, मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से देखता है। क्लियर। अब आते हैं कि हेनरी फ्योल के द्वारा जो 14 प्रिंसिपल दिया गया उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, तो इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। डी से क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। ए से क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से क्या होगा, डिसिप्लिन, ठीक है। फिर यू से क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर यू से का मतलब यू का स्क्वायर रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। फिर आएगा रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, CND, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर आएगा आपका स्केलर चेन, उसके बाद आएगा ऑर्डर, उसके बाद आएगा आपका इक्विटी, उसके बाद आएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, मतलब जो पर्सनल की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद आ गया इनिशिएटिव, उसके बाद आएगा स्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है। तो ये सब चीज अगर आप लोग याद कर लोगे इतना, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोड वाले में आप लोग याद कर सकते हैं, ये वाला चीज लिख के एक तरीके से वहां से आपको पता हो जाएगा। पहला बोला गया हेनरी फ्योल के द्वारा 14 प्रिंसिपल दिया गया, हेनरी फ्योल के द्वारा, पहली बात तो ये बात याद रखनी है। तो पहला जो है इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क को आप डिवाइड करो, एक एक कर समझेंगे। दूसरा जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा जो है डिसिप्लिन। चौथा जो है यूनिटी ऑफ कमांड, और फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, कि हमको कंपनी के लिए काम करना चाहिए, अपने आप के फायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए। रेम्यूनरेशन ठीक से मिलना चाहिए।
सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्केलर चेन हो गया, फिर ऑर्डर आता है, फिर इक्विटी आता है कि प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, सबको इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे मैन और वुमेन हो, है कि नहीं। फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स की, जितने भी पर्सनल्स हैं उनको एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि हाँ भाई आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको मतलब इतने साल में रिटायर होना है, या जब तक आप गलत काम नहीं करोगे तब तक आपको निकाला नहीं जाएगा। इनिशिएटिव लेना, मतलब एक प्रॉपर जो इनिशिएटिव लिया जाता है, नए नए न्यू टेक्निक्स वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जो है वो लोगों को या फिर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको छूट दिया जाए। स्पिरिट डी कॉप्स कि हम लोगों को कंपनी में आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके जगह पर हम लोगों को वी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो एक तरीके से वी क्या बोलता है कि आई नहीं, ये मेरी कंपनी नहीं, ये हम लोगों की कंपनी है, तो वी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ आई। तो ये बात याद रखना, ये 14 प्रिंसिपल है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर। आगे आते हैं, अगर देखा जाए पहला डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात किया गया। किसके बारे में बात किया गया? डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आप, सबसे पहला प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का। अब हेनरी फ्योल ने ये बोला कि अगर आप कंपनी में मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप डिवीजन ऑफ वर्क कर दें, मतलब जो भी काम है आपके पास वो अलग अलग, जैसे आपने क्या किया कि एक ऊपर ये क्या हो गया, ये हो गया हायर लेवल मैनेजमेंट, ये मान लो हायर, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया, 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है। अब इसमें देखा जाए कि आप हर एक काम को बांट दो, जैसे आपके कंपनीज में सेल्स टीम अलग होनी चाहिए, आपके कंपनी में सॉरी आपके कंपनी में जो मतलब एडवर्टाइजिंग टीम है वो अलग होनी चाहिए, आपके टीम में जो प्रोडक्शन टीम है वो अलग होना चाहिए, है कि नहीं। आपके टीम में जो स्टाफिंग देख रहा है या जो ह्यूमन रिसोर्स देख रहा है उसकी टीम अलग होनी चाहिए। तो एक तरीके से हमने क्या करा, अलग अलग पार्ट्स में अपने जो वर्क को है उसको डिवाइड कर दिया। तो फेयल रिकमेंड द वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी, बोला गया सारे जो काम है वो अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करें और एलोकेट करें कॉम्पिटेंस के हिसाब से, जरूरत मतलब कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है, क्वालिफिकेशन के आधार पर या फिर एक्सपीरियंस के आधार पर आप अलग अलग तरीके का अलग अलग काम जो है वो लोगों को दे सकते हैं, ताकि आपका जो काम है वो सही तरीके से हो पाए। तो सबसे पहला बोला गया डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा बोला गया कि अथॉरिटी दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक मैनेजर है, ठीक है, अब मैनेजर जो है उसने, अब सारा काम तो मैनेजर नहीं कर सकता है कि नहीं, सारा जो काम है वो मैनेजर नहीं कर सकता है, मतलब टोटल काम मैनेजर नहीं कर सकता है। तो वो क्या किया, मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को, मतलब अपने नीचे वाले जो भी उसके लोग हैं उनको एक तरीके से काम को सौंप दिया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों दे दिया, है ना। तो एक तरीके से क्या किया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स ने नहीं लिया, एक तरीके से उसको भी मौका दिया सबऑर्डिनेट्स को, मतलब सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो एक तरीके से अच्छा काम करके दिखाए और वो भी मैनेजर के पोस्ट तक पहुंच पाए, है कि नहीं। तो एक तरीके से एक चेन है जो कि एक तरीके से कंप्लीट करना होता है। उसने बोला कि हेनरी फ्योल ने बोला कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी होगा वो किसका होगा, वो यहाँ पर ये बंदा का अकाउंटेबिलिटी होगा, कोई भी काम जो होगा वो इसको बताएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, एक ही आदमी पर पूरा भार नहीं होना चाहिए और सब में काम जो है वो बंटना चाहिए। अथॉरिटी इज द ड्यूटी, अथॉरिटी एक ड्यूटी है जो कि सबऑर्डिनेट जो एक्सपेक्ट करता है टू परफॉर्म, है कि नहीं। आपने दिया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि भाई तुम ये काम करके दो या ये प्रोजेक्ट बना के दो, तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में ही बना के, तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी किसकी, एक तरीके से मैनेजर्स की, के साथ में मिलकर काम करे या जो भी दिक्कत है वो एक तरीके से परफॉर्म किया जाए। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो हैंड टू हैंड चलना चाहिए, मतलब दोनों साथ में ही चलता है, जहां अथॉरिटी होगा वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल बोला गया हेनरी फ्योल के द्वारा क्या, कि डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट को ठीक करना है, ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब जो भी वर्क आप कर रहे हैं या जो भी काम आपने सौंपा है जिन लोगों को, वो डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एक तरीके से जैसे तैसे काम किए जा रहे हैं और आपको वो पता भी नहीं है कि नहीं। तो एक तरीके से डिसिप्लिन अगर होगा तो आपका जो मैनेजमेंट होगा वो और भी चुस्त और तंदुरुस्त देखने को मिलेगा। तो डिसिप्लिन रेफर्स टू द ओबीडियंस
ऑफ अ रूल्स। तो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया, डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया आपकी कंपनी में मैनेजमेंट के द्वारा वो सही से फॉलो होना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, चाहे वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, ठीक है, तो तीनों मैनेजमेंट पर सही तरीके से होना चाहिए और उसका सुपरविजन भी होना चाहिए। सुपरविजन मतलब उसका देख रेखाव भी होना चाहिए ताकि वो सही तरीके से काम कर पाए, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द फेयर गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल क्लियर्स एंड फेयर रूल्स एंड बिल्ड अ सिस्टम ऑफ पेनल्टी विच हेल्प टू मेंटेन। अगर कोई गलत करता हुआ पकड़ा गया तो उसको पेनल्टी भी दो, है कि नहीं, उसको आप एक तरीके से पनिश भी करो अलग अलग तरीके से, है कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट नहीं लेकिन पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि आगे से वो गलती ना हो। इट मस्ट बी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ये काम जो है वो अगर होगा तो आपका जो मैनेजमेंट है या आपका जो गोल है वो सही तरीके से अचीव हो पाएगा और शानदार तरीके से ये काम जो है वो किया जाएगा। क्लियर, तो आई होप सो ये भी चीज क्लियर होगा। थर्ड वाला, फोर्थ आ गया यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये भी फोर्थ जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फियोल के द्वारा जो दिया गया वो क्या दिया गया, यूनिटी ऑफ कमांड, कि जितने भी लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एकता कैसे, जैसे कि मान लो कि एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, अब मैनेजर कोई भी क्या कर रहा है, मैनेजर के अंदर 3 सबऑर्डिनेट्स हैं। अब ये सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, सबऑर्डिनेट 3, तो ये क्या करेगा, अलग अलग सबऑर्डिनेट को अलग अलग काम दिया गया, सब सब किसको रिपोर्ट कर रहा है, सब रिपोर्ट कर रहा है मैनेजर 1 को। लेकिन अगर मान लो कि मैनेजर 1 के अंदर दो है, मान लो ए कर दो, तो क्या ये इसको जाके देगा, नहीं ना, ये इसको जाके बोलेगा कि भाई सर मेरा ये काम है, ये काम नहीं हुआ। तो ये सबऑर्डिनेट इसके अंदर है तो ये इसके अंदर ये डिसीजन लेगा, ठीक है। तो जिसके अंदर जो सबऑर्डिनेट है वो मैनेजर को एक तरीके से मतलब वो अकाउंटेबल हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है कि जो भी चीजें हो रही है, जो भी प्रोजेक्ट दिया गया वो उसको जाके बताए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड अकाउंटेबल फॉर टू ओनली सुपीरियर, कि जो उसके ऊपर सुपीरियर है वो उसको बताए और सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अब अलग अलग सुपीरियर आप रख दोगे, ऐसा है कि अब मान लो कि एक बंदा आपने प्रोजेक्ट दिया, अब इसके ऊपर बोला कि आप इसको भी रिपोर्ट करोगे, इसको भी रिपोर्ट करोगे, इसको भी रिपोर्ट करोगे, तो तीनों को रिपोर्ट अगर ये करेगा तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, है कि नहीं, ये कुछ अलग आइडिया देगा, ये अलग आइडिया देगा, ये अलग देगा, तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। इफ एम्प्लॉयज गेट ऑर्डर फ्रॉम 2 सुपीरियर एट अ सेम टाइम देन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। अगर मान लो कोई एक एम्प्लॉयज है वो 2 या 2 से अधिक सुपीरियर को एक तरीके से ऑर्डर मिल रहा है उसको, तो एक तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ जो आता है, फिफ्थ जो है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा में काम। जैसे कि मान लो कि हमने बोला है कि भाई हम लोग को 2030 तक हमारी जो कंपनी होनी चाहिए वो 5 करोड़ की कंपनी या 50 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। अभी अभी आप मान लो कि 1 करोड़ की कंपनी है लेकिन 5 साल में हमको 50 करोड़ की कंपनी बनानी है। तो उसी दिशा में सारे लोग जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉयज हैं या फिर मैनेजर्स हैं, सब लोग उसी दिशा में काम करते हुए दिखे जाने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मतलब यूनिटी अगर गड़बड़ाएगा तो एक तरीके से चीजें डिस्टर्ब होंगी। मान लो कि कोई धरना प्रदर्शन पर जा रहा है तो वो एक तरीके से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के तहत ये बोला गया कि इट इम्प्लाइज देयर शुड बी 1 हेड एंड 1 पर्सन फॉर द प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेम ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव आपने रखा है तो एक ही पर्सन प्रूफ के रूप में होना चाहिए। अगर मान लो तुमने बोला है कि प्रोडक्शन टीम का जो हेड है उसको तुमने बोला है, प्रोडक्शन टीम के हेड को, कि भाई प्रोडक्शन जो है मेरा 10 गुना होना चाहिए, तो प्रोडक्शन टीम की जिम्मेदारी है ना कि आगे आने वाले 2 साल में 2 ईयर्स में हमको प्रोडक्शन को जो है वो 10 गुना करना है। तो एक तरीके से हमने एक ही पर्सन को प्रूफ के रूप में रखा हुआ है। अब वो जितने भी उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनसे वो परफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्टिविटीज शुड बी कैरिड अंडर द 1 हेड एंड देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है कि सब लोग साथ में मिलकर चलें, ठीक है। तो ये हेनरी फियोल ने बोला था 5वें नंबर में कि ये चीज फॉलो करना चाहिए अगर मैनेजमेंट को ठीक रखना है। अब आते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में क्या है भाई, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। क्या बोला गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मतलब जो कंपनीज में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो अपने आप का फायदा ना देख के पूरे कंपनी का, मतलब कंपनी का फायदा देखना चाहिए।
मतलब जिसमें कंपनीज का बेनिफिट हो, उसको एक तरीके से वो काम करना चाहिए जिससे कंपनी का बेनिफिट हो। जैसे मैं एग्जांपल आमतौर पर देता हूँ, जैसे मान लो कि एक मैनेजर है, मान लो, ठीक है, वो एक जूता बनाने वाला कंपनी लेदर लेदर शूज बना रहा है, ठीक है, लेदर शूज बना रहा है वो कंपनी। अब लेदर शूज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए भाई, और रॉ मटेरियल जो है वो इस बंदे का जो मामा है वो भी बना रहा है, ठीक है, मामा रॉ मटेरियल मार्केट में रख रहा है, वो दे रहा है 5,000, मान लो कि पर क्विंटल दे रहा है, ऐसे मान लो 5,000 पर क्विंटल। लेकिन अगर बाजार से, मार्केट से अगर वो ले रहा है तो उसको कितना पड़ रहा है, मान लो कि 4,500, 4.5 के पर क्विंटल पड़ रहा है। लेकिन अगर ये मैनेजर जो है वो 5,000 रुपया पर क्विंटल अपने मामा के फैक्ट्री से अगर मंगवा लेता है ज़्यादा महंगे दाम में, क्योंकि वही जो मटेरियल है उसको 4,500 में मिल रहा है, लेकिन वो 5,000 रुपये अपनी रिलेशन को फायदा पहुंचाने के लिए उसने वो काम करा, तो एक तरीके से अपना इंटरेस्ट देख रहा है। तो अपना इंटरेस्ट अगर बिजनेस में कहीं देखा जा रहा है तो वो एक तरीके से गलत होगा। तो हमेशा क्या, कंपनी के, तो इसको खरीदना कहाँ से चाहिए, मार्केट के हिसाब से, है कि नहीं। तो हमेशा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट से, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमेशा सब में सबका जिसमें फायदा है वो काम करना चाहिए हमेशा मैनेजमेंट में, तो ये बात याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोला गया, इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, कि जिसमें कंपनी का फायदा है वो काम करना चाहिए, जिसमें कंपनी का लॉस है वो काम नहीं करना चाहिए, मतलब अपने लिए काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आते हैं रेम्यूनरेशन में। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो सैलरीज वगैरह दिया जाता है, सैलरीज वगैरह दिया जाता है, या जो पेमेंट जो दिया जाता है एम्प्लॉयज को, वो सही तरीके का जो है वो प्रॉपर तरीके से दिया जाना चाहिए सारे एम्प्लॉयज को। अगर एम्प्लॉयज को सही तरीके से पेमेंट नहीं मिलेगा तो आपके कंपनी में वो काम नहीं करेंगे, और एक तरीके से आपको मार्केट जो वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा वो खराब होगा, है कि नहीं। तो मार्केट वैल्यू को बनाए रखने के लिए एक तरीके से आपको रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरीज और पेमेंट्स जो कि एम्प्लॉयज को देते हैं वो सही तरीके से मिलना चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप फेयर प्राइसेस दे सकते हैं, मतलब फेयर जो पेमेंट है वो एक तरीके से दिया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोला गया है कि रेम्यूनरेशन शुड बी अ फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी, ऐसा पैसा दो, ऐसा एम्प्लॉयज को पेमेंट करो कि एक सेटिस्फाई हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तत्पर हो जाए, ठीक है। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, फेयर रेम्यूनरेशन शुड बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रूल्स, और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि उसके हिसाब से कि 8 घंटा अगर कोई बंदा काम करता है, ठीक है, तो उसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, कौन सा काम कर रहा है, जिस तरीके से वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से आपको एक तरीके से पेमेंट देना चाहिए। तो 7th हो गया हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। अब आते हैं 8th नंबर, जो हेनरी फियोल ने बोला कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक बंदा, मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई कानून बनाया, उसने बोला कि आप सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक डिसीजन लिया गया, एक डिसीजन लिया गया और सबको बोल दिया कि आपको ये बात, ये चीज करनी है। एक तरीके से कोई वन डिसीजन लिया गया और सारे में, मतलब होल में उसको एक तरीके से बोल दिया गया कि आप लोग को ये काम करना है, बाकी आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग काम करते जाइए। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर के थ्रू, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके थ्रू कोई भी डिसीजन दिया गया और वो सारे लोगों को मानना है, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोला गया सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट अ टॉप लेवल, कि जो पूरी अथॉरिटी है, ये पूरी जो अथॉरिटी की जो भार होती है वो टॉप लेवल पर रहती है, तो हम लोग उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और एक बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपको अपनी कंपनी के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे या फिर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का फॉलो करेंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपने सारे लोगों से, आप मान लो कि आपके कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, मान लो डिपार्टमेंट 1 हो गया, डिपार्टमेंट 2 हो गया, डिपार्टमेंट 3 हो गया, डिपार्टमेंट 4 हो गया और डिपार्टमेंट 5 हो गया। तो आपने सारे डिपार्टमेंट से पूछा और तब आपने कोई डिसीजन लिया। तो एक तरीके से आपने क्या करा कि सारे लोगों से सलाह मशवरा करके एक तरीके से डिसीजन पर पहुंचे हैं। मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या चीज है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। तो याद रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन वो आपको डिसाइड करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। तो कोई कंपनी में अगर सिर्फ सेंट्रलाइजेशन चल रहा है तो वो भी बहुत गलत है, अगर सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है तो वो भी गलत है। दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस, जहां पर लगे कि भाई हम लोगों को एम्प्लॉयज से पूछना चाहिए, वहां पर हम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां पर लगे कि भाई उनकी जरूरत नहीं है, कोई कोई ऐसा डिसीजन होता है रूल्स वगैरह बनाने का, वो हम लोगों को नहीं पूछते हैं, ठीक है। कोई अगर गड़बड़ किया उसके हिसाब से अगर रूल्स बना दिए तो वो सेंट्रलाइजेशन, वो सेंट्रल अथॉरिटी कर भी सकती है, ठीक है।
तो याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन में जो मिडिल होता है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट भी रोल प्ले करता है, और इसमें जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ज़्यादातर रोल प्ले करती है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। 9th में आते हैं स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या हो गया? स्केलर चेन को हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज अ स्केलर चेन ऑफ द अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि हम लोगों को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, है कि नहीं, जिसको गैंग प्लैंक भी बोला गया, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मान लो कि ए है तो यहाँ पर बी हो गया, बी के बाद सी हो गया, सी के बाद डी हो गया, डी के बाद ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर एच हो गया, फिर आई। मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, पहले ये काम हो, फिर ये काम हो, फिर इसको दें, फिर इसको दें, फिर इसको दें, इसको दें। जैसे कि मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फिर आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया। तो लोअर लेवल में अगर टॉप लेवल ने कोई काम दिया मिडिल को तो मिडिल को देगा, फिर मिडिल ने लोअर को दिया, अब लोअर ने कोई काम किया तो किसको बताया? मिडिल को, अब मिडिल किसको बताएगा? टॉप लेवल को। तो ये स्केलर चेन होता है। तो कम्युनिकेट होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, सुपीरियर फ्रॉम सुपीरियर टू एक तरीके से लोवेस्ट सबऑर्डिनेट, कि सुपीरियर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और एक मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। क्या बोला गया यहाँ पर? टॉप टू बॉटम और टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। अगर कंपनी में अगर है वैसा तो स्कॉलर चेन है, तो ये कंपनी में मेंटेन करना चाहिए। तो हेनरी फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द केस ऑफ अर्जेंसी। अगर कोई अर्जेंसी है तो हमने गैंग प्लान का इस्तेमाल करना चाहिए, कि कि भाई कोई अर्जेंसी है तो भाई तुम लोग दोनों ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो तुम दोनों आपस में बात करके कोई डिसीजन ले लो। तो गैंग प्लैंक हो गया। गैंग प्लैंक क्या होता है? वो अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन अ टू एम्प्लॉयज ऑफ अ सेम लेवल। ये दोनों सेम लेवल के एम्प्लॉयज हैं, मतलब ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं, तो इनके बीच में क्या हो सकता है? ये टॉप लेवल है कि नहीं, ये टॉप लेवल है, ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में कभी कभी जो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो अलाउ है वो करना चाहिए। जब भी कोई सिचुएशन वैसी आ जाए तो उसको हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, गैंग प्लैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं 10th पर, क्या होता है? ऑर्डर। अब ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर, मतलब राइट थिंग्स एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। अगर ये तीनों चीज अगर कोई मैनेजमेंट अगर साथ में ले आता है तो उसका जो मैनेजमेंट होगा वो अपने आप में ही मस्त हो जाएगा। मस्त होने का मतलब क्या है? कि एकदम प्रॉपर एक डायरेक्शन में चलेगा और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। सारे लोग जो जैसा मान लो कि चार्टेड अकाउंटेंट को काम, चार्टेड अकाउंटेंट उसने करी है, तो इसका मतलब क्या है? उसको एक तरीके से रुपया पैसा के बारे में मतलब है, भाई किस तरीके से जीएसटी मेंटेन करना है वो सब सारे। अब उसको बैठा दोगे तुम प्रोडक्शन में कि भाई तुम प्रोडक्शन को देखो, प्रोडक्शन क्या अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, तो एक तरीके से वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा। तो हम लोगों को सारे चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में करना होगा, चाहे वो आप मटेरियल को देखा जाए या फिर ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाए या फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाए। वेयर एज इन अ सोशल ऑर्डर देयर मस्ट बी अपॉइंटेड अ प्लेस वेयर एवरी एम्प्लॉयज इंश्योर अ प्रॉपर एंड फिक्स्ड प्लेस, कि सारे एम्प्लॉयज को हम लोगों को फिक्स्ड प्लेस पर रखना चाहिए ताकि सही तरीके से काम हो पाए। ऑर्डर, इक्विटी होगा, इक्विटी भी मेंटेन करना है, चाहे वो बंदा आपके कंपनी में चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, या फिर क्रिश्चियन हो चाहे वो सिख हो, सारे लोगों को आप इक्वल ट्रीट करने होंगे वहां पर। ऐसा नहीं है कि आप उनके बीच में इक्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब उनको, मतलब जो हिंदू है उसको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, जो मुसलमान है उसको कम पेमेंट कर रहे हो, या मुसलमान है उसको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, हिंदू है उसको कम पेमेंट कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अमंग्स एम्प्लॉयज, जो कि रिलीजन के हिसाब से हो, कास्ट के हिसाब से हो, लैंग्वेज के हिसाब से हो, नेशनैलिटी के हिसाब से हो, या फिर मेन और वुमेन के बीच में भी होता है कि नहीं, कि मेन जो होता है उसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, बहुत बार कंप्लेन रहता है ये सब, और वुमेन को कम सैलरी मिलता है। तो एक तरीके से ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट को चलाना चाहते हैं। तो ये हो गया इक्वालिटी, ठीक है, और ये हो गया इक्विटी, के जो अच्छा काम कर रहा है चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप उसको बढ़ाओगे और उसको सही तरीके से फल दोगे, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है। तो मतलब क्या कि ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच, मान लो कोई सुपीरियर है, मैनेजर है, वो अपने आप को तानाशाह बता रहा है कि भाई मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और सबऑर्डिनेट को कुछ गिन ही नहीं रहा है, इसका मतलब सबऑर्डिनेट काम अच्छे से नहीं करेगा, फिर उसके बाद मैनेजर्स पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज सक्सेसफुल अगर वर्किंग इंटरप्राइजेस बनाना है तो आपको एक तरीके से सही तरीके का इक्विटी फॉलो करके चलना पड़ेगा। अब आते हैं 12th, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनल कैसे भाई? तो अगर देखा जाए कि इम्प्लॉयज, जो भी जितने भी इम्प्लॉयज आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए कि एक प्रॉपर उनका एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि भाई हाँ, कि आप मेरी कंपनी में आए हैं तो आपको 65 प्लस के बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगा, या जब तक आप नहीं चाहेंगे
मतलब जो कंडीशन होगा वैसे भी आप कैसे ऐसे वैसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, प्रॉपर नियम कानून रहता है। तो प्रॉपर अगर सिक्योरिटी जिस कंपनी में होता है वहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हंसी खुशी काम करते हैं और उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि हाँ भाई अगर चलो कुछ ऐसा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो हमारी कंपनी जो है वो हमको संभाल लेंगे। मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉपर एफर्ट टू अचीव अ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जितने भी लोग हमारे काम कर रहे हैं, इसलिए देखना कि बहुत जो अच्छी अच्छी कंपनी रहती है वो पुराने इंप्लॉयज को जल्दी निकालती नहीं है, अगर वो जो इंप्लॉयज है वो सही तरीके से अपने आप को इवॉल्व करके चल रही है, ठीक है। तो न्यू इंप्लॉयज मस्ट गिवन एम्पल टाइम टू अडेप्ट। अगर कोई नया इंप्लॉयज आया है तो आप उसको अच्छा समय दीजिए ताकि वो आपके वर्क प्लेस को अडेप्ट कर पाए और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखिए ताकि आपका वर्क प्लेस और भी सही तरीके से काम कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके का कल्चर जो है हम लोगों को कंपनीज में बिल्ड करने चाहिए। 13th आता है, हेनरी फ्यूल के द्वारा बोला गया इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब इनिशिएटिव क्या हो जाता है, इनिशिएटिव का मतलब नए नए जो आइडियाज होते हैं उनको सबका सुनना चाहिए। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय आया, उसने बोला कि सर मेरे पास ये आइडिया है, तो उस आइडिया को सुनना जरूरी है और उसको इंकरेज करना कि हाँ हाँ भाई तुमने ये काम, अगर तुमने ये आइडिया सोचा तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, अगर मेरे को सही लग रहा है अगर ये काम कर जाएगा। तो जो भी जनरल मैनेजर होगा वो सब ऑर्डिनेट के आइडियाज को सुनना चाहिए सबके और उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला फ्यूल ने कि वर्कर्स शुड इंकरेज, वर्कर्स को इंकरेज करना चाहिए, शुड गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ इनिशिएटिव, ताकि वो एक इनिशिएटिव ले सकें, अपने आइडियाज पर काम कर सकें और प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। और इसके वजह से क्या होगा, ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर लागू होना चाहिए, चाहे वो मिडिल लेवल हो चाहे वो लोअर लेवल हो, ठीक है। सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ये काम करते हुए दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन एम्प्लॉय सजेशन, कि एम्प्लॉयज के जितने भी सजेशन होते हैं उनको एक गहराई से लेना चाहिए और ताकि उनको एक तरीके से ऐसा फील हो कि हाँ यार ये मेरी बात तो सुनता है कि नहीं। तो अगर कोई कंपनी अपनी एम्प्लॉयज की बातों को सुनेगा तो एक तरीके से उसको लगेगा कि यार ये मेरी अपनी कंपनी है भाई, मेरी अपनी कंपनी है, इसमें गैर जैसा फील नहीं होता है। तो अगर दोनों को साथ में ऐसा ऐसा कनेक्टिविटी फील होगा तो वो सही तरीके से काम भी करेगा, है कि नहीं। तो इनिशिएटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो कि हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है कि हम लोगों को एक स्पिरिट जनरेट करना होगा। स्पिरिट मतलब कि एक एकता का भाव लाना होगा और यूनिटी का भाव लाना होगा। यूनिटी तो हमने पढ़ा, तो यहाँ पर वी शुड यूज वी इन द प्लेस ऑफ आई, क्या कि हम लोगों को वी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस अगर देखा जाए तो मैनेजर्स जो भी कभी भी कुछ भाषण दे या कुछ भी भाषण बोल लो या मोटिवेशन दे लो तो उसमें आई शब्द का इस्तेमाल नहीं कि मैं ये चाहता हूँ ये करो, नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अगर ये करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे। तो कन्वर्सेशन जो भी होना चाहिए वो वी शब्द से होना चाहिए, ठीक है। एक टीम स्पिरिट बिल्ट होता है और अगर टीम स्पिरिट बिल्ट होगा तो इंप्लॉयज को अच्छा लगता है कि नहीं, और इंप्लॉयज को अच्छा लगेगा तो आपकी कंपनी में सही तरीके से काम करेगा। ये एक डेवलप क्या करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और फीलिंग और टीम स्पिरिट को बढ़ावा देने का काम करता है। अगर आप स्पिरिट डी कॉप्स को फॉलो करते हैं, मतलब एक स्पिरिट लाते हैं, तो उससे बिलोंगिंगनेस का मतलब अपनी कि हाँ यार ये मेरा आदमी है, नहीं वो कि यार ये मेरी कंपनी है। तो ये भावना अगर एम्प्लॉयज में आ गया तो आप सही तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे FW टेलर के जो प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को FW टेलर ने दिया है, उसको पढ़ेंगे और हेनरी फ्यूल और जो इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी एक तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।